लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, अक्सर आप लोग देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी के घर वालों के द्वारा और पत्नी के द्वारा पति और पति के घर वालों के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर के उत्पीड़न किए जाने यानी 498A की FIR दर्ज करा दी जाती है या तो कोर्ट में केस कर दिया जाता है। भले ही विवाद की वजह डाउरी की डिमांड ना हो, कोई और वजह हो या क्रूरता जैसी कोई बात ना हो, विवाद का कोई और ही कारण हो, लेकिन दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि शादी के 7 साल के अंदर महिला की अननेचुरल डेथ हो जाती है तो भले ही उस डेथ का कारण कुछ और हो, डेथ की वजह कुछ और हो, लेकिन महिला के ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित करना और हत्या कर देना यानी 304B डाउरी डेथ का केस दर्ज करा दिया जाता है। और डाउरी डेथ का केस आप जानते हैं, मैं कई बार वीडियो में बात बता चुका हूं कि मर्डर के केस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है डाउरी डेथ के केस में एक्विटल होना। एक इसी तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट में अपील दाखिल हुई, हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए जिनको सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ससुराल वालों के पक्ष में आदेश पारित किया, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रजम्पशन 113B एविडेंस एक्ट का प्रजम्पशन हम सभी जानते हैं कि दहेज हत्या डाउरी डेथ के केस में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि आपने अपराध किया, तो प्रजम्पशन के बारे में कहा गया है। और सून बिफोर डेथ, डेथ के ठीक पहले ये एविडेंस आनी चाहिए कि डेथ के ठीक पहले डाउरी की डिमांड की गई और टॉर्चर किया गया, तो इस पॉइंट को भी डिस्कस किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट क्या पारित किया गया और किस तरीके की मुख्य टिप्पणी की गई। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट पर बहुत ही संक्षिप्त में नजर डालते हैं। एक महिला की ससुराल में मृत्यु हो जाती है, जहर खा करके उसकी मौत हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों के द्वारा यह आरोप लगाते हुए पति और उसके घर वालों के विरुद्ध एक FIR दर्ज करा दी जाती है कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही दहेज की मांग की जाने लगी थी। दहेज में एक बफेलो यानी भैंस की मांग की जाती थी और इस मांग को लेकर के शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगा था। और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसको इतना प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित करने के साथ साथ उसको जहर दे करके उसकी जान ले ली गई। 304B और 498A इंडियन पेनल कोड और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है, ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता है। फाइनली सेशन कोर्ट के द्वारा पति और उसके भाई और इस ससुराल के एक और व्यक्ति को सजा कर दी जाती है। 498 304B दोनों धाराओं में और 3/4 में भी कन्विक्शन हो जाता है, गिल्टी होल्ड करते हुए सजा कर दी जाती है। अब ट्रायल कोर्ट के इस कन्विक्शन जजमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा पूरे फाइल को देखने के बाद, सारी एविडेंस को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को कन्फर्म कर दिया जाता है, यानी सजा को कन्फर्म कर दिया जाता है। अब इन दोनों आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। साथियों, मामला था मुंशी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 911/2023। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। सुप्रीम कोर्ट में जब हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के दोनों जजमेंट्स को चैलेंज किया जाता है तो यह आर्गुमेंट किया जाता है कि इस मामले में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, जनरल एलिगेशंस हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि जनरल एलिगेशंस डाउरी के केस में नहीं चलेंगे, तो यह आर्गुमेंट किया जाता है कि जनरल एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन ससुराल के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। साथ ही साथ देयर इज नो एनी आई विटनेस अकाउंट, क्योंकि महिला की मृत्यु ससुराल में हुई थी तो कोई आई विटनेस नहीं है कि ससुराल वालों के द्वारा जहर दे दिया गया। लेकिन चूंकि डाउरी डेथ के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि 3-4 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले शादी के 7 साल के अंदर डेथ होनी चाहिए, विद इन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज।
अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। सून बिफोर डेथ डिमांड ऑफ डाउरी एंड टॉर्चर ड्यू टू डिमांड ऑफ डाउरी, दहेज की यानी मृत्यु के ठीक पहले दहेज की मांग करना और दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित करना, ये होना चाहिए। और बहुत ही क्लोज रिलेशन होना चाहिए टॉर्चर में, डिमांड में और डेथ में। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो 304B का केस हो जाता है। इस मामले में जो मृतक महिला के भाई थे, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि उसकी मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले मैं उसी गांव में एक मेला लगता है वहां गया था, तो मुझसे भी दहेज की मांग की गई थी और धमकी दी गई थी मुझे। तो ये सून बिफोर डेथ की एविडेंस आई। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन मृतका के भाई से किया जाता है और क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आप कितने दिन पहले अपनी बहन से मिले थे, तो उसके द्वारा कहा जाता है कि मैं करीब 5-6 महीना पहले अपनी बहन से मिला था। तो इसका मतलब कोर्ट ये कहती है कि आप यानी आप जो सून बिफोर डेथ की बात कर रहे हो कि कुछ दिन पहले मैं गया था तो मुझसे भी डाउरी की डिमांड की गई थी और धमकी दी गई थी, यह बात आप गलत कह रहे हो। तो सून बिफोर डेथ की जो एविडेंस थी वह प्रूव नहीं हुई इस मामले में। अब आ जाता है मामला प्रिजम्पशन का, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी प्रिजम्पशन पे बहुत जोर दिया था। 113B एविडेंस के तहत जो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि यह डेथ डाउरी डेथ है जब तक कि अभियुक्तों के द्वारा कोई दूसरा प्रूव ना किया जाए। तो प्रिजम्पशन के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जब तक कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ना कर दे, तब तक प्रिजम्पशन अकेले से कन्विक्शन नहीं हो सकता। मींस एविडेंस आनी चाहिए, कोगेंट एविडेंस आना चाहिए। हालांकि 304B में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो अभियोजन से ज़्यादा डिफेंस को प्रूव करना होता है कि उसकी जो डेथ की वजह थी वो डाउरी की डिमांड नहीं थी, कोई और थी। बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन पे नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि कुछ तो एविडेंस ऐसी आनी चाहिए जिससे कि 304B के लिए जो आवश्यक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो पूरी हों। जब तक वो पूरी नहीं होती तो ओनली प्रिजम्पशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कन्विक्शन। 113B का प्रिजम्पशन बिना एविडेंस को सपोर्ट किए कन्विक्शन के लिए पर्याप्त नहीं है। फाइनली जो ट्रायल कोर्ट का कन्विक्शन जजमेंट था, जिसको हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। सभी लोगों को जिनको ट्रायल कोर्ट ने सजा की थी, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, उस सजा को निरस्त कर दिया जाता है और एक्विटल कर दिया जाता है। दोस्तों यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी सेक्शन 498A और 304B इंडियन पेनल कोड के संबंध में। मैं समझता हूं जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी हो। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस जजमेंट से आप कहां तक सहमत हैं यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाते जाते यह भी मैं आपसे कह दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।